हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल अरुण इंस्टीट्यूट पे। बिना देरी करे हुए हम अपना 8th क्लास का पोल साइंस का चैप्टर नंबर 1 भारतीय संविधान शुरू करते हैं। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि जो संविधान है ये है क्या। ठीक है, ये एक ऐसा दस्तावेज या किताब है। क्या है ये? दस्तावेज या फिर किताब है जिसके अंदर क्या होता है, देश को चलाने के नियम कानून लिखे होते हैं। देश को चलाने के नियम और कानून लिखे होते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी किताब है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या भारतीय संविधान के बारे में। तो हम इस चैप्टर में पहले पढ़ेंगे कि जो भारत संविधान होता है हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। अगर हमें इसकी आवश्यकता है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स होंगे। तो वो पॉइंट्स या फिर इसके जो फीचर्स हैं यानी कि विशेषता, इसके क्या क्या अच्छे फीचर्स हैं और इसके अंदर क्या क्या शामिल है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। संविधान उन देशों में होता है जो देश कैसे होते हैं, लोकतांत्रिक होते हैं। लोकतांत्रिक देशों में संविधान होता है। इस लोकतांत्रिक देश में लोग अपनी सरकार कैसे चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं अपने चुनाव द्वारा। और हाँ, इतना ही लोकतांत्रिक देश होता है जिसके अंदर लोग अपनी पसंद से किसी भी प्रतिनिधि या सरकार को चुनती है चुनावों द्वारा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर वो चुनती है और हमारे पास संविधान है और उस संविधान में हमारे देश को चलाने के नियम कानून हैं तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। कि अगर पहले भी तो होता था, राजा अपनी मर्जी से करता था, यहाँ नेता भी तो कर सकता है, लेकिन नहीं, हमें क्या चाहिए, संविधान। जब हम अपनी पसंद से सरकार को चुन रहे हैं और वो सरकार संविधान में लिखे हुए हर नियम कानून को हमारे देश में लागू कर रही है तो संविधान की तो आवश्यकता होगी। अब आगे पढ़ते हैं क्यों है। पहला पॉइंट है, संविधान नियम और सिद्धांतों का एक क्या है, समूह है। नियम और सिद्धांतों का एक समूह यानी कि ग्रुप है के रूप में कार्य करता है। यानी कि बहुत बड़ा ग्रुप होता है, ऐसा तो नहीं है कि लोगों को इस चीज की जरूरत है, लोग सीधे सरकार के पास जाते हैं कि हमें ये नहीं, हमसे ये नहीं हो रहा, आप संविधान में देखो। नहीं, इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। जिस देश के सभी व्यक्ति सहमत हो सकते हैं अगर कोई चीज बड़ा प्रोसेस में, अगर कोई बीच में घपलेबाजी भी कर रहा है तो आगे जाके नहीं होगी। बहुत लंबा प्रोसेस है ना, लोगों के हाँ सुनने होते हैं, लोगों के ना सुनने होते हैं, उस सब से लोग सहमत रहते हैं। किसी ना किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो होंगे, जहाँ पे ज्यादा संख्या है वहां से ज्यादा लोग माने जाते हैं कि हाँ, ये अगर ज्यादा लोगों की संख्या इस चीज को सही बोल रही है तो क्या पता ये सही हो। तो वही है कि देश के सभी व्यक्ति सहमत हो सकते हैं और ये आधार बनाता है कि देश को किस प्रकार शासित करना है, यानी कि उसमें किस तरीके से शासन करना है अगर वो सरकार को चुन के आते हैं तो। दूसरा पॉइंट है, संविधान देश की राजनीति व्यवस्था के संविधान देश की राजनीति व्यवस्था की प्रकृति को भी परिभाषित करता है। यहाँ की प्रकृति को भी परिभाषित करता है। जैसे कि नेपाल ने पहले के संविधान में कहा गया था कि देश पर राजा और उसकी मंत्री परिषद का शासन होगा। आपने पढ़ा होगा कि जो नेपाल है ये
2006 में आजाद हुआ था। 2006 से पहले इसके अंदर क्या था? राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब क्या होता है? जहां पे क्या होता है? राजा का शासन। यहाँ क्या चलता है? राजा का शासन। राजा अपनी मर्जी से करता है, लेकिन जब वहां पे राजा का शासन था तो उस समय भी वहां पे क्या था? संविधान। ये तो और अच्छी बात है कि राजा है, राजा का शासन है और वहां संविधान है, लेकिन वहां एक ट्विस्ट था। क्या? कि उस संविधान में क्या लिखा हुआ था कि संविधान देश पर राजा और उसकी मंत्री परिषद का ही शासन होगा। ये कि आपने संविधान तो बनाया, लेकिन संविधान में भी किसकी चलेगी? राजा की और उसके मंत्रियों की। जैसा राजा चाहेगा संविधान बना सकता है, ठीक है, जैसा मंत्री चाहेंगे संविधान में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं होता। संविधान में जो नियम कानून लिखे गए हैं उन्हीं को फॉलो करना होता है। आप अपनी मर्जी से, अगर आप नेता भी हो तो आप अपनी मर्जी से उसे नहीं बदल सकते। आपको उसे बदलने के लिए भी बहुत सारे पदों से आज्ञा लेनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा। ये जो अनुच्छेद है इसके अंदर ऐसा कानून लिखा है, हमें इसमें बदलाव करना चाहिए। तो आप अकेले नहीं करोगे, पूरा एक ग्रुप होता है वो मिलके करता है। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है थर्ड पॉइंट। हम इसी के साथ थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि लोकतंत्र में संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी प्रभावशाली समूह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कम प्रभावशाली लोगों पे नहीं करेगा। किसी समूह में अगर एक ग्रुप है, वहां पे वो ज्यादा पावरफुल है और वहीं दूसरे ग्रुप में जो कम पावरफुल, यानी कि मान लो लोगों की संख्या ज्यादा है, एक जगह लोगों की संख्या कम है, तो ऐसा होगा ज्यादा संख्या वाले लोग कम संख्या के लोगों पे क्या करेंगे? उनका विरोध करेंगे या उन्हें मारेंगे पीटेंगे। नहीं, हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप क्यों करोगे? आप उन्हें परेशान क्यों करना? आप अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखेगा। संविधान में यही लिखा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। मैंने आपको बताया कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। अगर ये जरूरी है तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छी खास बात तो होगी। वो क्या है, हम वो पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है संघवाद। संघवाद क्या होता है? संघवाद, इसका अर्थ है किसी देश में एक से अधिक स्तरों पर, एक से अधिक स्तर मतलब होते हैं पद, स्तरों की सरकार का अस्तित्व, मतलब कि वहां पे उनका होना या होती हैं। या भारत में सरकार के 3 स्तर हैं। 3 पदों पर बैठी होती है सरकार। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज। जो केंद्र सरकार होता है हमारे पीएम, राज्य सरकार हमारे सीएम और पंचायती जो हमारे गांव में होती है। ठीक है। संविधान प्रत्येक सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है और सरकार ये भी बताती है कि अगर इनके पास ये शक्तियां हैं तो इन्हें किस तरीके से उन्हें उपयोग में लाना चाहिए, ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। इस संविधान में ये भी लिखा है कि अगर आप केंद्र सरकार हो तो आपके हाथ में क्या क्या है, आप कंट्रोल करना है और किस तरीके से करना है और किस तरीके से नहीं करना है। सेम हर तीनों में है। सेकंड है हमारा संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार की गारंटी देता है। ये बहुत प्यारा सा वर्ड है जो आप हमेशा पढ़ते आए हो। आपने 6th में भी पढ़ा है और 7th में भी पढ़ा है, तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी क्या होता है। आप लोगों को खुद कमेंट में बता दें कि सार्वभौमिक वयस्क माता अधिकार क्या होता है। जिसको नहीं पता वो कमेंट जरूर कर देना। सभी नागरिकों के लिए, इसका मतलब है भारत के
लोगों की अपने प्रतिनिधियों को चुनने में सीधी भूमिका होती है। इसमें ये बताया गया कि अगर आप 18+ हो तो आप अपनी मर्जी से किसी भी सरकार को चुन सकते हो और सीधा उन्हें जाके वोट दे सकते हो। ऐसा नहीं आप यहाँ पे हो, आपने बोला, अब यहाँ पे कुछ पार्टी के लोग हैं, उन्होंने पूछा आपको किसको वोट देना है, वो आपसे जबरदस्ती करें, नहीं आप इसको वोट दो उसको वोट दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप 18+ हो, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, आप जाओगे, जब चुनाव होते हैं, जिस टाइम चुनाव होते हैं, आप वहां जाओगे और अपनी मर्जी से जिस प्रतिनिधि को चुनना है उसे वोट देकर आ जाओगे सीधा। साथ ही देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चुनाव लड़ सकता है। इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपका रंग क्या है, आप किस लिंग के हो, आप किस धर्म के हो, आप किस वर्ग से हो, आप इंसान हो, आप 18+ हो, आपको वोट देने का अधिकार है। साथ ही हमारा थर्ड पॉइंट है शक्तियों का पृष्ठीकरण, मतलब कि बांटना। शक्तियों को किस तरह बांटा गया है, हमने पढ़ा कि ये 3 स्तर पर है। कौन कौन से? केंद्र, राज्य और पंचायती राज। लेकिन इनकी शक्तियां बटी हुई है, मैंने बताया, तो हम वही पढ़ेंगे, पर ये अलग है, ये अलग है। सब भारत के अनुसार राज्य 3 अंग में है। सरकार जो है वो 3 स्तरों की ये है, और जो राज के 3 अंग है वो ये है। पहला है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आई होप आपने ये 3 वर्ड पहले सुन रखे होंगे और अच्छे से पता भी होगा। विधायिका से तात्पर्य हमारे निर्वाचन प्रतिनिधियों से है। निर्वाचन प्रतिनिधि क्या होते हैं और विधायिका क्या होती है? इसके अंदर निर्वाचन मतलब होता है, निर्वाचन मतलब क्यों बताऊं जब यहाँ पे निर्वाचन प्रतिनिधि वो होते हैं जिन्हें हम खुद वोट देकर चुनते हैं। यानी कि आप गए, आपने जैसे वोट दिया और वो जो सरकार जीती है, आप उसे क्या बोलोगे? विधायिका। उसको नॉर्मल क्या हम सिंपली एसएससी के लैंग्वेज में बोलते हैं निर्वाचित प्रतिनिधि। और दूसरा होता है हमारा कार्यपालिका। लोगों का समूह है। क्या है कि लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करना और सरकार चलाने की जिम्मेदारियों को लेता है। अगर हमारे देश में कोई कानून है, चाहे उस कानून में कुछ भी सुधार हो, किसी चीज कुछ भी पास करना हो, नया पारित करना हो, लाना हो या किसी को हटाना हो, तो वो सारा काम किसके हाथ में होता है? कार्यपालिका। नाम से ही पता है ये कोई काम करेगी हमारी सभा के लिए कार्य। तो इसका काम होता है हमारे कानूनों को लागू करना और सरकार चलाने के लिए जिम्मेदारी है कि किस तरीके से सरकार चलेगी, और अगर कोई इसका उल्लंघन करना है तो उसे बताना। थर्ड है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका समझ आ रहा है? पहला वर्ड क्या है? न्याय। न्याय मतलब जस्टिस, न्याय करना या करना या फिर दिलाना, न्याय। न्यायपालिका से तात्पर्य इस देश में न्यायालयों की प्रणाली है। किस तरीके से लोगों को न्याय दिया जाएगा देश में, देश के अंदर, इसके अंदर हम ये जानते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फोर्थ इसका फीचर है मौलिक अधिकार। आपने ये चीज पढ़ रखी होगी पहले कि ये मौलिक अधिकार वर्ड क्या है। फोर्थ है हमारा मौलिक अधिकार। आई होप आप लोगों ने पहले ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ये होता क्या है, ये क्यों है, हमारे संविधान में इसका जिक्र क्यों है, अब हम ये पढ़ेंगे। ये अधिकार नागरिकों को
राज्य द्वारा सत्ता के मनमाने और निरंकुश उपयोग में सुरक्षा प्रदान के लिए है। ये नागरिकों को, अगर आप किसी राज्य में रहते हो, वहां के नागरिक हो, तो आपको वहां पे कुछ मौलिक अधिकार प्रदान होंगे। उस मौलिक अधिकारों में आपको सुरक्षाएं प्रदान होगी। आपको क्या क्या निरंकुश उपयोग कर सकते हो, मतलब कि इस चीज को आप यूज कर सकते हो। आपको सब कुछ मिलाकर आपको कोई इस चीज का उपयोग करने नहीं देता, तो आप इसका विरोध भी कर सकते हो। ये अधिकार व्यक्तियों को राज्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी दिए जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि अगर आपको वो चीज नहीं करने को देते तो आप इसका क्या कर सकते हो, विरोध भी कर सकते हो। लास्ट हमारा ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5th पॉइंट, धर्मनिरपेक्षता। इसके ऊपर आपका प्रॉपर एक चैप्टर है जो कि नेक्स्ट है, सेकंड वाला। आई होप आप यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ जाओगे तो आपके लिए सेकंड चैप्टर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता, इसके ऊपर 3 स्टार लगा लो, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यह धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है, ये एक राज्य में होता है जिसमें राज्य अधिकारी तौर पर किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। मतलब कि अगर आप किसी राज्य में रहते हो, हर राज्य में क्या होते हैं, अनेक धर्म होते हैं। आप भारत में देख लो, भारत के किसी भी एक राज्य में देख लो, वहां पर बहुत धर्म के लोग रहते होंगे, तो क्या उन लोगों को संविधान के सारे मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त हैं? क्या वो इंसान नहीं है? वो इंसान ही है भाई, हर किसी को प्राप्त है मौलिक अधिकार, ठीक है। और आपके अलग अलग धर्म है कि आप दूसरे धर्म से बिना मतलब लड़ोगे जाके? नहीं, क्यों लड़ोगे? वो भी आप लोगों की तरह खास इंसान है भाई। अगर आप किसी राज्य में रहते हो, वहां अनेक धर्म है, तो वहां पे किसी भी एक धर्म को क्या नहीं मिलता, बढ़ावा नहीं मिलता है। वहां पे सभी धर्म कैसे हैं, वेरी गुड, एक बराबर, ना किसी का धर्म ज्यादा बड़ा है, ना किसी का धर्म ज्यादा छोटा है, ना कोई बीच का है। सब क्या है, हमारे लिए बराबर धर्म के हैं। सबका एक धर्म है, वो है इंसान का। यहाँ पे एक चीज लिख, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं राज्य के। अब यहाँ पे हमारा एक प्यारा सा नोट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि जो पॉलिसी है राज्य में वो कैसी है, ठीक है। यह धारा व्यापक सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए है। व्यापक सामाजिक में जो बड़े लेवल पे लोग काम करते हैं, व्यापक बिजनेस करना या कोई भी काम करते हैं। और आर्थिक सुधार यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है उस पर कैसे क्या कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, उसमें कैसे सुधार ला सकते हैं। यह स्वतंत्रता भारतीय राज्य के लिए ऐसे कानून और नीतियां बनाने हेतु मार्गदर्शन का काम करती है जो आम जनता की गरीबी कम करने में हो। यानी कि आपने देखा होगा हमारे देश में गरीबी बहुत है, तो ऐसी कुछ नीतियां होती हैं यानी पॉलिसीज होती हैं जिसमें हमें कुछ इस तरीके से बिजनेस करना पड़े जिससे हमारी इकोनॉमी यानी कि जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें सुधार आ सके और जितने भी गरीब जनता है उस जनता की गरीबी कम करने में मदद रहे। मतलब कि जो जनता गरीब पे गरीब होती जा रही है वो और गरीब ना हो, नए बिजनेस आइडिया आएंगे तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बेस्ट होती जाएगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में शामिल है। क्या भारत संविधान में मौलिक अधिकार जो शामिल है वो क्या क्या है। सबसे पहला है समानता का अधिकार। समानता का मतलब क्या होता है, सबको एक बराबर मानना, सब हमारे लिए एक बराबर हैं।
कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई बीच का है ना कोई बड़ी जाति का है ना कोई छोटी जाति का है। इसका अर्थ है कि देश के कानून द्वारा सभी व्यक्तियों को समान रूप से संरक्षण प्रदान प्राप्त हो। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे पहले के टाइम पे होता था छुआछूत जैसी चीजें, बड़े लोग वर्ग के लोग कुएं से पानी निकाल सकते हैं, छोटे वर्ग को कोई अधिकार नहीं है। अगर छोटे वर्ग के लोग बड़े मंदिर में चले जाए तो मंदिर अपवित्र हो जाता था। अगर छोटे वर्ग के लोग बड़े वर्ग के लोगों को हल्का सा छेड़ दे तो वो लोग अछूत हो जाते थे, फिर उन्हें गंगा जल से स्नान वगैरह आपने सुना होगा। ठीक है, पहला हमारे संविधान के पहले मौलिक अधिकार में कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आप भी इंसान हो वो भी इंसान है, सब क्या हो, एक बराबर हो। आप क्या हो, सब एक बराबर हो। इसी के साथ नेक्स्ट पे पढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? स्वतंत्रता का मतलब होता है आजादी, फ्रीडम। आपको आजादी का अधिकार है। इसमें भाषण ही लिखा है नहीं, इसमें भाषण और अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता। भाषण और अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता मतलब कि अगर आप किसी भी चीज पे जाके स्पीच दे सकते हो, आपको पूरा अधिकार है। अगर आपको लग रहा है ये चीज गलत हो रही है तो आप उसका विरोध करोगे, भाषण दोगे और वहां पे अपनी भावनाओं को व्यक्त भी कर सकते हो कि मुझे लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग ये चीज गलत है, तो आप वहां जाके इस चीज का अभिव्यक्ति भी करोगे। विचार बनाने का अधिकार है, यानी कि जो भी आपके विचार है उनको वहां पे जाके बता सकते हो। देश के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से घूमना रहने का अधिकार आपको, आप कहीं भी जाके रहो। अगर आप यूपी के हो तो आप केरल में जाके आराम से घूम सकते हो, रह भी सकते हो, कोई आपको क्यों मना करेगा। तो आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर लोग आपको ये चीज करने से मना करते हैं तो आप इसका विरोध भी कर सकते हो। तथा कोई भी पेशे, व्यवसाय और कारोबार कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा जो नाई होते हैं, नाइयों का काम क्या होता है, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि पहले परदादा नाई थे तो वो बाल काटते थे, फिर उसके बाद जब उनका फिर जो हमारे पापा थे वो बाल काटते थे, लेकिन हमें बाल नहीं काटने, हमें कुछ अच्छा करना है, हमारे अंदर किसी और चीज की एबिलिटी है, यानी कि हम किसी और चीज का पेशा है, हम कुछ और बिजनेस कर सकते हैं, हम कुछ और भी कारोबार कर सकते हैं, तो आपके पास इन तीनों चीजों का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपने सुना होगा कि 14 साल से पहले, किससे पहले, 14 साल से पहले कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, किसी को भी काम का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका क्या हो रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो रहा है। 14 साल तक आपकी एक ऐसी उम्र होती है जिसमें आप पढ़ सकते हो स्कूल में। अगर कोई भी बच्चा 14 साल से पहले काम करता हुआ पकड़ा गया तो उस काम की जगह के मालिक को पकड़ा जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उस छोटे से बच्चे का भविष्य बिगाड़ रहा है। क्या पता 14 साल उसके बच्चे के अंदर पढ़ने की लगन अच्छी हो, लेकिन वो लोग पढ़ने नहीं दे रहे। अगर वही बच्चा कहीं जाके 14 साल तक पढ़ता है तो उसके अंदर आएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं और पढ़ सकता हूँ, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करवाना प्रतिबंधित करता है, यानी कि मना करता है कि आप काम नहीं कर सकते। आपको किसका अधिकार है? 14 वर्ष तक शिक्षा का। आप शिक्षा करते ही अच्छे लगते हो। नेक्स्ट है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप किसी भी धर्म के हो, आपकी पूरी मर्जी है। अगर आप हिंदू धर्म के हो लेकिन आपको हिंदू धर्म की जगह किसी और धर्म में जाके परिवर्तित करना है यानी बदलना है, तो आप आराम से बदल सकते हो।
अगर कोई मुस्लिम है लेकिन उसे ईसाई बनना है तो वो ईसाई भी बन सकता है। किसी को मना नहीं करते कि नहीं आप ऐसा नहीं करोगे। आप बचपन से इस धर्म में रहे हो लेकिन आप नहीं रहना चाहते, आपको कोई और धर्म पसंद है तो आप बदलो। अगर लोग ये चीज आपको मना करते हैं तो आप इसका क्या करोगे, विरोध करोगे। पढ़ते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन, प्रचार और प्रशासन करने का अधिकार है। अगर आप उसका प्रचार कर रहे हो तो इसका मतलब भी आप अपने तक ही प्रचार रखो। आप लोगों को बता दो कि हाँ मैं इस धर्म से इस धर्म में आया हूँ, पर आप लोगों को इस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि मैं ये धर्म में गया हूँ तो तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ। क्यों? उसका मन नहीं है, आपको बदलना था आपने बदल लिया, लेकिन आप किसी को फोर्स या फिर फोर्स नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, मतलब आपका कल्चरल और एजुकेशन राइट। आपके पास आपके एजुकेशन का राइट है और आपके कल्चरल का भी है। संविधान में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक यानी कि कम संख्या, चाहे वह धार्मिक हो या भाषाई, चाहे वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग हो चाहे भाषा, अपनी संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने के लिए अपने स्वयं के शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकता है। आप स्कूल में तो स्कूल वाली पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन आप किसी और धर्म के हो और आपको आपके उस धर्म से रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो वहां पे जाके। जैसे कि मोमडन्स में लोग बच्चे स्कूल तो जाते हैं, साथ के साथ एक मदरसा जाते हैं जिसके अंदर उन्हें उनके कुरान शरीफ से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती है। ऐसे हिंदुओं में अपने हिंदू के बच्चे स्कूल में शिक्षा तो लेते हैं और वो कुछ सनातनी जगहों पे जाके अपने सनातनी धर्म जैसी चीजों को भी ग्रहण कर पाते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।